Hey guys, good morning. I welcome you all to Exam Shala. This is your educator Sutan Gupta. So क्लास 15 शुरू हो चुकी है और आज हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कि ये टेंस कैसे काम करता है और इसका डिफरेंशिएशन भी देखेंगे किस तरीके से ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस से डिफरेंट है। ओके, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंशिएशन सिखाना चाहता हूँ जो पिछले वीडियोस देख के हुआ होगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स आपके दिमाग में अब कुछ बातें जरूर आई होंगी कि सर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये तीन बातें हमने लगातार पढ़ी हैं। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट 2-4 मिनट लूंगा, लेकिन इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके लिए मैं आपके सामने छोटे से 3 क्वेश्चन रख रहा हूँ। इन 3 क्वेश्चन को देखना, और ये चीज़ अगर समझ में आ गई ना तो फिर प्रॉब्लम होने नहीं वाली। ठीक है, आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हैं लगभग एक जैसे, सच एज कपिल रोट अ लेटर, कपिल हैज रिटन अ लेटर एंड कपिल हैड रिटन अ लेटर। अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कपिल रोट अ लेटर और कपिल हैज रिटन अ लेटर, या फिर वो कपिल रोट अ लेटर और कपिल हैड रिटन अ लेटर। तो ये क्या डिफरेंस है, कैसे काम करता है, इसको समझता है। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो टेंस को पहचान लेते हैं। जब लिखा है सब्जेक्ट के साथ वर्ब सेकंड फॉर्म तो एक बात समझ आई कि ये है मेरा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो सीधी सी बात है कि स्पेसिफिक टाइम की बात करेगा। ओके, फिर लिखा है कपिल हैज रिटन अ लेटर, तो मुझे पता चला सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके साथ हैज लगा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये याद रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो काम होता है, जो एक्शन होता है, वो पास्ट का ही होता है, उसका रिलेशन प्रेजेंट से है। तो इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग रीसेंट पास्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या? रीसेंट पास्ट मतलब थोड़ा पहले का, लेकिन जिसका रिलेशन अभी का है। लेकिन अब एक बात आ जाती है कि इसको, जो हमारा पास्ट परफेक्ट है, इसको कैसे यूज करेंगे, तो समझिएगा। कपिल हैड रिटन अ लेटर, अगर कुछ लोग इस सेंटेंस को देखेंगे अब, क्योंकि मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है, तो वो सोचेंगे सर ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। लेकिन एक छोटी सी बात है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि पास्ट का भी पास्ट, कुछ याद आ रहा है? 2 इवेंट थे, एक ऐसा था, फिर उसके बाद मैंने एक कंजंक्शन यूज किया था जहां पे मैंने व्हेन, बिफोर जैसे वर्ड्स लिए थे, और फिर उसके बाद आगे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी थी। अगर ये पास्ट का पास्ट है, ठीक है, अगर ये पास्ट का पास्ट है तो एक बात तो क्लियर होती है कि ये सेंटेंस कभी अकेले नहीं आएगा। इस बात को ध्यान देना, ये सेंटेंस कभी अकेले नहीं आएगा। हाँ, बोला जा सकता है, क्योंकि जब दो लोग बातें करते हैं, प्रोनाउन की बात याद करो तो मैंने बताया था हम लोगों के बीच में, हम जिनसे भी बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टूड होता है। हम किसी अननोन पर्सन से बात नहीं करते, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ सकता, बट यूजुअल कन्वर्सेशन में बातों का जो कॉन्टेक्स्ट है वो लोगों के बीच में अंडरस्टूड होता है। ठीक है, लेकिन जब बात रिटर्न की आती है तो यहाँ कोई कैसे जानेगा, तो वहां हमें पूरा का पूरा सेंटेंस बोलना होता है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे इसलिए इस बात को याद रखना कि कभी भी पास्ट परफेक्ट का इंडिपेंडेंट यूज नहीं होता है। याद रखिएगा, क्या? नो इंडिपेंडेंट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट। तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे तो हमें उसके साथ एक स्पेसिफिक टाइम की बात करनी पड़ेगी, मतलब हमें आगे पास्ट इंडेफिनिट की बात करनी पड़ेगी। और इसीलिए जब मैंने आपको पिछले वीडियो में बातें करी थी तो हर बार मैंने उसके साथ बिफोर, व्हेन जैसे वर्ड्स को लगा करके आगे सेंटेंस लिखा था पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, कपिल हैड रिटन अ लेटर बिफोर ही वेंट टू यूज, ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक, वेंट टू हिज ऑफिस। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। और इस तरीके से ये एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है। तो अब आपसे बात कोई भी पूछे आपसे कि भाई फर्क क्या होता है, तो ये फर्क होता है। ये पिछली बातों के लिए था, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं आज वो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठी है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीखने में आपको कोई खास दिक्कत होने नहीं वाली। ठीक है, इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करते जाओ, और किसी भी तरीके के डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। ठीक है, कल के वीडियो के काफी सारे क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट करते जाइए। आंसर सही होते हैं तो उसका रिस्पॉन्स करने का कोई मतलब नहीं होता, बट अगर आपने कोई गलती करी होती तो वहां पे आंसर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट,
ठीक है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी हैड होगी, और उसके बाद आता है बीन, और बीन के बाद आता है वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। कुछ लोग कहेंगे सर ये बीन क्यों आया, तो इसका भी लॉजिक दे देता हूँ। वैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये बात बताई थी, जब हम हेड की बात करते हैं तो हम हेड के साथ यूज करते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, जब हम वर्ब थर्ड फॉर्म बात करते हैं तो हमने वर्ब में बी वर्ब बढ़ी थी, और बी के साथ क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है एजेएमआर, सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, एंड थर्ड फॉर्म होती है आपकी बीन। ठीक है, ये तीन बातें होती हैं, तो इस बात को याद रखना। तो इसलिए हेड के साथ आता है बीन। तो क्या वर्ब आईएनजी जरूरी है सर? अगर वो एक्शन मुझे कंटिन्यूअस में दिखाना है तो मैं उसके साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म रखूंगा। ये बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था, इसलिए उस पार्ट को आप जरूर से देखिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वैसे आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा लेंथी जाए। इसके बाद आपका फ्यूचर होगा, फ्यूचर के 2 वीडियो होंगे, और फिर मैं आपको सिखा दूंगा कंडीशनल सेंटेंस, सो दैट सारा का सारा पार्ट कंप्लीट हो, कनेक्टर्स वगैरह भी हो जाए। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अनलाइक द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विच इंडिकेट्स एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट में शुरू और अभी भी चल रहा होता है। तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है भाई, पास्ट के पास्ट में कहानी चल रही होती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक वो चलता है। ठीक है, ये याद रखना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक वो एक्शन चलता है। फिर आगे कहानी जो हमें रखनी होती है हम कंजंक्शन को जोड़ के रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उन एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर कर लेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, वी हैड बीन एंजॉयिंग द प्रोग्राम थॉरली फॉर 6 आवर। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझो। सिंस एंड फॉर के यूज मैं आपको बता चुका हूँ। जब सिंस की बात होती है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, जहाँ पे हम ईयर मंथ की बात करते हैं, बर्थडे की बात करते हैं। ठीक है, हम मेरे बर्थडे से। अब कई बार होता है जब हम एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं करते, हम उस ड्यूरेशन को कुछ नंबर से दिखाने की कोशिश कर देते हैं। ठीक है, और जब नंबर की बात आ जाती है तो वहाँ पे हम लोग फॉर को यूज़ करते हैं। ये बातें हमने बहुत डिटेल में पहले समझी हुई थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब इसी को देखिए। पास्ट में बात कर रहा हूँ तो वी के साथ हैड यूज़ किया, बीन यूज़ किया, इसकी कॉन्सेप्ट तो पता ही है। सो वी हैड बीन एंजॉइंग। ठीक है, वी हैड बीन एंजॉइंग द प्रोग्राम थॉरोली फॉर 6 आवर। देखो, इवेंट पूरा का पूरा पास्ट का है। ओके, अगर मुझे इसको कहानी जो फॉर 6 आवर लिखी है, इससे सीधी सी बात समझ आती है कि कोई एक इवेंट था जो 6 घंटे तक चला, पास्ट के पास्ट से स्टार्ट हुआ और वो 6 घंटे तक चला। हमने 6 घंटे तक एंजॉय किया था, अगर मैं हिंदी की बात करूं। ठीक है, अब आई हैड बीन शॉपिंग विद माई एल्डर ब्रदर इन द फेयर सिंस मॉर्निंग। सीधी सी बात है, मैं शॉपिंग कर रहा था। कहाँ पे? किसके साथ? मेरे बड़े भाई के साथ। कहाँ पे? एक फेयर में। कब से? मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग से लेके हो सकता है दोपहर में 12 बजे तक, और अब शाम के 6 बजे। तो किसी ने पूछा तुम उस समय क्या कर रहे थे? अगर हिंदी के कॉन्टेक्स्ट ले तो आप उस समय क्या कर रहे थे, तो आपको आंसर मिलेगा कि एक उस समय से लेकर के, मतलब मान लो मॉर्निंग से लेकर के 12 बजे तक या 10 बजे तक या 2 बजे तक मैंने शॉपिंग कर रहा था। किसके साथ कर रहा था? अपने बड़े भाई के साथ कर रहा था। सो इन दैट वे हम इसको यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? तो सिंस एंड फॉर की यूज बहुत ज्यादा बता चुका हूँ, इसको रिपीट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, बट वही कंफ्यूजन वाला पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। आगे बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स इसके बारे में डिटेल डिस्कशन था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि मैंने हैव की जगह पे हैड यूज कर रहा हूँ। सच एज राम हैड बीन लाइंग देयर फॉर एन आवर। ठीक है, अब लाइंग मीन्स क्या होता है? पड़ा होना। अब समझिए बात को, अगर मैं इसमें हैड की जगह हैज यूज करता, क्योंकि राम सिंगुलर है, तो अगर मैं हैड की जगह हैज यूज कर देता तो सीधी सी बात है 1 घंटे से, हाँ फॉर के लिए मैंने बताया था कि आपको एक न्यूमेरल लगता है या एक न्यूमेरिक डिजिट लगती है, तो वो तो सीधी सीधी बात है, मैंने फॉर को यूज करना ही था, तो एक ड्यूरेशन की बात इसने कर दी। ठीक है, बात समझ आ गई? अब मुझे पास्ट में दिखाना है तो वही वाली बात हो गई कि भाई मान लो 10 बजे से लेटा था, 11 बजे तक लेटा रहा, तुम 3 बजे उससे पूछ रहे हो, तो पास्ट का पास्ट ही तो हुआ ना, और सिचुएशन के हिसाब से वहां पे मैं हेड लगा दूंगा। अब सिंस की बात कब करते हैं? डे, डेट, पार्ट ऑफ डे, मंथ, ईयर, ऐसे बात करते हैं।
जब ऐसे बात करते हैं तो सिंस की यूज होना है, और क्योंकि मुझे एक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखाना है और पास्ट में भी दिखाना है, सो ही हैड बीन वर्किंग। तो पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम की बात यहाँ पे हो चुकी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम नहीं देखा वो जाकर के पूरा का पूरा पार्ट देखे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एंड प्रेजेंट परफेक्ट का, वहां मैंने डिटेल में समझाया है। बार बार चीजों को लेने की जरूरत नहीं है। 8वां पार्ट है ये टेंस का। मैं एक एक पार्ट पे कहानी इसीलिए रख रहा हूँ कि किसी भी तरीके से कंफ्यूजन ना हो, और हर बार पिछले वीडियो से कुछ ना कुछ जोड़ता हूँ। इसी तरीके से इसका एक इंटेरोगेटिव पार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एक कंफ्यूजन और होता है, कई लोग कहते हैं सर वो बीन के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म आती है। सर जब बीन के साथ थर्ड फॉर्म आती है ना, तो वो आपका पैसिव यूज होता है, और क्योंकि हमने पैसिव पढ़े नहीं तो अभी उस बात को डिस्कस करने का कोई सेंस बनता नहीं है। वही बात है कि एक दिन में ना मैं आपको सब सिखा सकता हूँ ना आप सब कुछ सीख सकते हैं। धीरे धीरे रखिए, आपको हर एक बात समझ आएगी, नरेशन वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वही वाली बात तो आ गई, हैड वी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 15 सितंबर 2005। ओके, अब इंटेरोगेटिव करना है। ठीक है, क्लोज एंडेड सेंटेंस है तो हैड किया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने वी लगाया। अब वी के बाद ही बीन लगाऊंगा, इसे पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। अब क्योंकि मुझे एक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, आपको याद हो तो एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था, MS धोनी हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर, है ना, वेयर हैव यू बीन, कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे। तो उन सेंटेंसेस में आईएनजी फॉर्म की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब मुझे कॉन्टिन्यूटी दिखानी ही नहीं है तो मैं आईएनजी क्यों लगाऊं। तो क्या ये चीज आपकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो सकती है? मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाने की जरूरत है? बताइए जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। अब सीधी बात है, टू स्कूल की बात कर रहा हूं तो एक डायरेक्शन की बात हो गई। अब सिंस कब यूज होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बात होता है, तो सिंस 15 सितंबर 2005। अब खुद सोचो ना, आज 2020 चल रहा है, तो क्या आप अभी स्कूल जा रहे होंगे? अगर आप उस समय LKG में भी थे तो चांसेस पूरे हैं कि आपका अब तक स्कूल पूरा खत्म हो चुका होगा। ठीक है, शायद 1-2 साल आगे पीछे फेल हो गया तो नहीं कहता मैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या हुआ, उस समय से लेकर के अभी थोड़ी देर पहले तक भी हो सकता है। तो हम लोग स्कूल जा रहे थे, अब नहीं जाते। आगे आ जाओ। हैड शी बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड फॉर 6 ईयर। आगे देखिए फॉर यूज हुआ है, न्यूमेरल है और यहाँ पे ईयर के साथ आया। तो हैड शी बीन, तो क्या वह अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी? मे बी शी इज नो मोर राइट नाउ। ओके, तो उसके पास कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पूछा, क्या यार उस अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी? सी, माई वर्क इज नॉट टू टीच यू हिंदी बट आई हैव टू यूज इट जस्ट टू मेक द कॉन्टेक्स्ट क्लियर। इज माई पॉइंट क्लियर? तो इस बात को याद रखना है। चलिए अब थोड़ी सी बात और करते हैं। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात करी थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपकी बात करी थी कब इंटरप्टेड सिचुएशन होती है उसमें हम लोग परफेक्ट को यूज करते हैं। इसी तरीके से, नॉट एग्जैक्टली, बस एक तरीका और होता है जहां पे हम लोग इस टेंस को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? बात कहने के तरीके हैं सर। ठीक है, कैसे है उसको देख लो। लिखा है रिपीटेड एक्शन, ही हैड ट्राइड 5 टाइम्स टू कॉन्टेक्ट हिम। अगर आप हैज कर दोगे तो रिसेंट पास्ट दिखा देगा, अब ये भी बात करी थी। अब सेंटेंस लिखा है ही हैड, तो ही के साथ हैड लगाया और ऑफ कोर्स पास्ट परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म आती है 5 टाइम्स। ठीक है, टू कॉन्टेक्ट हिम, किससे? उससे कॉन्टेक्ट करने के लिए। ये बात हमने कल बहुत डिटेल में समझी थी। अब एक बात और समझना, मैं इसी एक्शन को कॉन्टिन्यूअस में भी दिखा सकता हूं। कैसे भाई? 5 बार किया है तो इसको लिख सकते हैं ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हिम, मतलब वह काफी समय से, मैं इसको कह सकता हूँ काफी समय से, आपको तो लिखा नहीं है काफी समय से, बट वह ट्राई कर रहा था उससे कांटेक्ट करने की। पास्ट का पास्ट, बात को फिर समझना, पास्ट का पास्ट मतलब मेरे पास अगला सेंटेंस अंडरस्टूड होगा, मुझे पता था कि वह उससे काफी समय से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इस बार पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके से बात क्लियर होती है, हमेशा आपके सामने रखी नहीं जाएगी, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यही तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। क्योंकि अगर उसने पूरा सेंटेंस लिख दिया तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तो पता ही चल जाना है ना। ये बात याद रखना, तभी मैंने लिखा है नो इंडिपेंडेंट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट। आगे आओ, लिखा है शी हैड ट्राइड मैनी टाइम्स टू गेट द जॉब देयर। ठीक है, शी हैड ट्राइड, काफी बार उसने ट्राई किया था।
सीधी सी बात है, ये भी पास्ट का पास्ट ही तो होगा, अदरवाइज हैज से कंफ्यूज कर सकता है ना, फिर रिसेंट पास्ट की कहानी आ जाएगी। और हमने कल यही बात सीखी थी, मैं ये बात तीसरी बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना, वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि कई लोगों के ऐसे हमारे पास एग्जाम शाला में मैसेज आते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा गलत है, बेहिसाब आप मेरे पास एग्जाम शाला में मैसेज करिए, आप इंस्टाग्राम पे करिए, फेसबुक पे करिए, जहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछिए, बट एक बार वीडियो देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। कई लोगों के तो ऐसे डाउट है कि वो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया और फिर 2 मिनट बाद फिर से हाँ सर वो आंसर मिल गया। मतलब समझ रहे हैं ना, खाली दिमाग से बैठना है, एम्प्टी वेसल इज ऑलवेज गुड। तो अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कैसे लिखना है, शी हैड बीन ट्राइंग टू गेट द जॉब देयर। ठीक है, तो काफी समय से कर रहे होंगे और यहाँ पे मैनी टाइम्स लग गया। ये जो छोटे छोटे से वर्ड्स आ गए ना, मैनी टाइम्स, तो मैनी टाइम्स दिखा तो ऑफकोर्स कई बार किया होगा, तो उसको कॉन्टिन्यूटी में दिखाया जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा सर, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए हर बात मेंशन करता जा रहा हूँ। ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं, लिखने के तरीके अलग हैं, और आजकल ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम में बहुत आने लगा है। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आपको पता है कि इसके लिए हम क्या करते हैं। तो व्हेन, फॉर, सिंस एंड बिफोर आर वर्ड दैट यू मे सी यूज अलोंगसाइड द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गई बात? इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कैसे शब्द लगते हैं, और आगे की कहानी को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, एक दो सेंटेंस है, इन्हें भी देख लेते हैं। लिखा है आपके सामने, मीरा हैड बीन वॉकिंग 3 miles अ डे बिफोर शी ब्रोक हर लेग। अब वहां तक जो बातें बताई आगे मैंने आपके सामने ही रखा, आप देखिए। मीरा हैड बीन कर रही थी, क्या कर रही थी भाई, वॉकिंग कर रही थी 3 miles अ डे। ठीक है, लेकिन क्या, अपना पैर टूटने से पहले, जब तक उसका पैर नहीं टूट गया। मतलब पैर टूटने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो चल रही थी इसलिए चल रही थी उसका पैर टूट जाए, भैया ऐसे नहीं करते, खतरनाक काम नहीं करना है। ठीक है, कि वो सिर्फ चल इसलिए रही थी कि पैर टूट जाए, मतलब उसका पैर टूट गया है, इंग्लिश में ऐसे ही लिखता है, उसका पैर टूट गया है। उसके पहले तक वो क्या करती थी, 3 किलोमीटर रोज चलती थी। वो इसलिए नहीं चलती थी कि उसका पैर टूट जाए, नॉनसेंस है। आगे आते हैं, द प्रोग्राम दैट वाज टर्मिनेटेड। जी, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर आपको याद हो तो प्रोनाउन में ये बात समझाई थी। दैट किसके लिए आया, प्रोग्राम के लिए आया, सीधी सी बात है। वर्ब किसके लिए आई, सिंगुलर वर्ब है, सो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसको कंजंक्शन से कंफ्यूज मत कर जाना, क्योंकि बहुत ही बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, कुछ भी सोच लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। द प्रोग्राम दैट वाज टर्मिनेटेड। अब आगे देखिए एक्शन भी दिखा दिया, तो अब एक्शन दिखा दिया तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब किसी के लिए तो आएगी, और क्या कंजंक्शन हेल्पिंग वर्ब लेता है? नहीं लेता ना, तो फिर कंजंक्शन क्यों सोचा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सो टर्मिनेटेड हैड बीन, क्या हैड बीन, वर्किंग वेल सिंस मॉर्निंग। तो अब एक बात को अगर समझें, ये हैड बीन किसके लिए आया होगा, सीधी सी बात है प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ये बात भैया दिमाग में बिठा लेना। हैड बीन वर्किंग वेल सिंस 2002, और सिंस 2002 क्या है आपको भी पता है फिर। ठीक है, खैर, तो इसके साथ होता है कहानी खत्म। एक छोटा सा एग्जांपल चलो और दे लेता हूं, अभी इतनी जल्दी नहीं छोड़ता, कंफ्यूजन रहता है, तो एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने, ध्यान से पढ़ना। लिखा है जयेश हैड बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 35 ईयर्स। मतलब ये एक वेटरन हो गया। वेटरन होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो, ऐसे पर्सन को हम लोग वेटरन बोलते हैं। खैर वो एग्जाम इसमें पूछ नहीं रहा, मैं सिर्फ एक नया वर्ड बता रहा था आपको। तो जयेश हैड बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 35 ईयर्स। अच्छा, एक चीज और, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर 35 ईयर्स, अब ये वैन कब यूज करते हैं, वैसे देखो ये वैन पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये पैसिव में जा रहा है, देखो आस्क्ड लगा, ही वाज आस्क्ड, तो मतलब थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव वॉइस है। अभी के लिए समझ लो पैसिव वॉइस है, जब डिटेल में आऊंगा तब वहां समझा दूंगा। ओके, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। और दूसरा हमें पता है कि व्हेन, बिफोर, आफ्टर को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। सो व्हेन ही वाज फाइनली आस्क्ड, एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं खाना खाया, एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा ना। ऐसा तो है नहीं मैं तुमसे 7 बजे से 9 बजे तक पूछूंगा खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, तुम भी कहोगे नहीं खाना मुझे। बात समझ में आई? एक पर्टिकुलर टाइम ही तो होता है ना। आप रिजर्वेशन कराने जाते हो, आप रेस्टोरेंट जाते हो, पर्टिकुलर टाइम होता है ना। आप खाते हो वो एक अलग प्रोसेस है, खा रहे हो 2 घंटे तक, 6 घंटे तक खा ही रहे, कोई काम ही नहीं है, तो वो एक अलग प्रोसेस है। बट ऑर्डर देने का, खाने का, 7 बजे डिनर किया था, बात समझ आ गई? आगे आओ।
तो आस्क्ड टू डू सोलो विद द लोकल ऑर्केस्ट्रा, इसे ऑर्केस्ट्रा नहीं बोलते, ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, स्पेलिंग को ध्यान देना। फिर हिमांशु हैड बीन थ्रोइंग रॉक एट हर विंडो, तो हिमांशु क्या कर रहा था, हिमांशु उसकी विंडो पे क्या कर रहा था भैया, पत्थर फेंक रहा था फॉर 5 मिनट, 5 मिनट तक पत्थर फेंके। सोचो कितना फुर्सत आदमी था। बिफोर, अब बिफोर को मैंने आपको कल बताया था, परसों भी बताया था, हम लोग कब यूज करते हैं, हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। बिफोर शी फाइनली केम आउट, अच्छा मुस्कुराहट आ गई, तो व्हेन शी फाइनली केम आउट, बाहर आई, ऑन द बालकनी, बालकनी में, सेड, कहा, हे रोमियो, तो मतलब उसने उसको रोमियो नाम से बुलाया। रोमियो मतलब वहां बेइज्जती कर रही है, अच्छे से नहीं बोल रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में चिल्ला रही है, क्यों पत्थर फेंक रहे हो मेरे यहाँ, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में भी आएगा कोई पत्थर से ना मारे। तो बस खैर, तो इसी के साथ होता है ये वीडियो खत्म। आपका 8वां पार्ट था, और इस 8वें पार्ट में हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बहुत ज़्यादा देख लिया, जितना इंपॉर्टेंट था वो सारी बातें कर ली। बाकी की बातें मैं आपको बता दूंगा जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंस सीखें। कल से आपका फ्यूचर स्टार्ट होगा, इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि 30 मिनट के आसपास लगेंगे मुझे विल और शैल समझाने में, कि विल और शैल को यूज़ क्यों करते हैं। अभी तक तो वो दिमाग में चल रहा होगा ना कि जहाँ मना है लगा सकते हैं, जो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है उसमें हम विल भी यूज़ कर लेते हैं, आईवी के साथ शैल भी यूज़ कर लेते हैं, सब बकवास की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉजिक जानेंगे इसके पीछे का, जितना अभी तक जाना है। मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।